हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सिंगल वन शॉट डिटेल वीडियो यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे हम टोटल पढ़ेंगे मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं या लोकोमोशन के लिए जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हम बात करते हैं मसल्स की और साथ में स्केलेटन की। स्केलेटन आपको दिख भी रहा होगा। स्केलेटन सिस्टम की और मस्कुलर सिस्टम की दोनों हम एक साथ इंक्लूडेड करेंगे एक ही चैप्टर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिटेल पैटर्न आपको मिलेगा, बिल्कुल बहुत ही समराइज्ड वे में हम टॉपिक लेके चलेंगे। स्पेशली ध्यान में रख के नीट के बच्चों को, उनके लिए भी ये कंप्लीट एक सिलेबस पैकेज आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो भी वॉलंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन प्लेस या लोकेशन, कोई भी ऐसा ऐच्छिक मूवमेंट जो हमारी इच्छा से हो। जैसे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे घर से मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ, घर से मार्केट तक हमारी प्लेस में चेंज हुई, लोकेशन चेंज हुआ। तो जो भी लोकेशन चेंज होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकोमोशन। अब लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन क्यों होता है, इसकी वजह हो सकती हैं बहुत सारे वेरिएबल्स, रीजन इनके मेनली देखने को मिल सकते हैं। जैसे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जो रहन सहन है, रहन सहन के लिए जैसे घर में कुछ सामान कहाँ पड़ गया या जिस पोजीशन पे या जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वो रहना ठीक नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करेंगे। दूसरा क्या काज हो सकता है, डिमांड ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन मतलब परिस्थिति की जो मौजूदा समय में डिमांड है। जैसे खाने की कमी हो गई तो खाने की खोज में लोग बाहर भागते हैं। इसके अलावा साथी की तलाश में, ब्रीडिंग ग्राउंड के बेसिस पे, या फिर अगर किसी दुश्मन या प्रेडेटर की चपेट में आ गए हैं तो उससे बच के निकलने के लिए हम क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे हम मूवमेंट की, तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट में सिग्निफिकेंट फीचर लिविंग बीइंग्स का देखने को मिलता है। इसमें बॉडी पार्ट्स मूव तो करते हैं लेकिन पोजीशन में चेंज नहीं होती। जैसे एक अपना हाथ पकड़ा आपने और सर में घुमाने लगे, तो सर में जो घुमा रहे हैं, उंगलियों को फेर रहे हैं, तो उंगलियां क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। लेकिन उसकी वजह से आपकी पोजीशन जहाँ थी वहाँ से कोई चेंजेस नहीं हुए। ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ मूवमेंट। लेकिन अगर प्लेस चेंज होता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, लोकोमोशन। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें मूवमेंट के टाइप की, यानी कि लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग पैटर्न पे देखने को मिलता है। एक मूवमेंट मेनली देखने को मिलता है अमीबॉयड। अमीबॉयड मूवमेंट की बात करें तो ये स्पेशली अमीबा से लिया गया है। अमीबा के केस में क्या देखने को मिलता है, इस तरह से इरेगुलर शेप होती है और उसकी वजह से जनरेट होती है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया यहाँ पे इन्वॉल्व होती है माइक्रोफिलामेंट की वजह से, इनमें मोशन देखने को मिलता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। जो अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिक्विड मटेरियल होता है ये आगे की तरफ मूव करता है, तो ये एक पैर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है और इसके सहारे अमीबा क्या कर जाता है, ट्विस्ट कर जाता है या घूम जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और अमीबा। इनके एग्जाम्पल पैटर्न देखने को मिलते हैं जिनमें अमीबॉयड मूवमेंट होता है। दूसरे अगर हम पैटर्न की बात करें मूवमेंट की, तो वो है सीलरी मूवमेंट। ये सीलिया की वजह से होता है। सीलिया क्या होते हैं, सीलिया बॉडी के सरफेस पे एक छोटी छोटी स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ट्रैकिया, इसका काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को किससे रिमूव करने में हेल्प करना, ट्रैकिया से। ट्रैकिया मतलब जो हमारी विंड पाइप होती है, विंड पाइप के अंदर जब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो सीलिया मूव करके इनको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसके अलावा पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इन्फंडिबुलम रीजन से जो फैलोपियन ट्यूब अराइज करती है। फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब्स के पास यहाँ पे यूटेरस का रीजन होता है और अंदर की साइड में बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रोवेलाइज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, वो सीलियाज होती हैं जो एग सेल को एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में
मूव कराने में हेल्प करती हैं, तो वो वहाँ पे पैसेज देखने को मिलता है। दूसरा कंडीशन देखने को मिलता है फ्लैजिला। फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, न्यूक्लियस है और इसके पास 2 टेंटिकल्स या हेयर्स लाइक आउटग्रोथ देखने को मिल जाती है। ये बोले जाते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला इसलिए होते हैं ताकि ये मूव कर सकें, इनके मूवमेंट होते हैं, इसलिए लोकोमोशन देखने को मिलता है। स्पेशली यूग्लिना, ये यूग्लिना का शेप ही देखने को मिलता है। इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ के स्विमिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। वाटर करंट कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, स्पंजेस में वाटर करंट या कैनाल सिस्टम की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही करते हैं, कौन से? फ्लैजेला। अगली बात करें मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है मसल्स की वजह से, हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से। एग्जाम्पल में बात करें तो मूवमेंट ऑफ लिम्स, मतलब हाथ पैर की बात कर रहे हैं, जाह की, जबड़ों की, टंग, जीभ की, जिसके सहारे आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। अगर जीभ घुमाना बंद कर दें तो आप हमारी आवाज़ समझ नहीं पाएंगे। रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, वॉकिंग मतलब धीरे धीरे स्लो मोशन में चलना, रनिंग का मतलब तेज़ी के साथ दौड़ना, क्लाइंबिंग का मतलब पेड़ पे चढ़ना या किसी अलग सरफेस पे मूव करना, मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ मूव करना, पहाड़ी पे चढ़ने को हम क्लाइंबिंग बोलते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग, उड़ना। अब यहाँ पे हम तो नहीं उड़ सकते हैं, बट मसल्स डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। लाइक बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स तो उड़ती हैं ना, उनमें भी तो मसल्स पाई जाती हैं, तो इसलिए मस्कुलर मूवमेंट में फ्लाइंग भी इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ हमारी बॉडी को ध्यान में न रख के बाकी और डिफरेंट एनिमल्स को भी ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें परफॉर्म कराई जाती हैं। अगले पैटर्न की बात करें तो जितने भी लोकोमोशन होते हैं ये सब मूवमेंट की वजह से होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करते। मतलब अगर हाथ पैर मूव नहीं करेंगे तो कभी लोकोमोशन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाथ पैर मूव करना ही लोकोमोशन नहीं होता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कि सारे मूवमेंट जो हैं वो लोकोमोशन नहीं होते हैं। जैसे एक ही जगह पे खड़े होकर पैर ऊपर नीचे मूव करा रहे हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ मूवमेंट, वो लोकोमोशन नहीं बोला जाएगा। फिर कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट वन, पैरामीशियम। पैरामीशियम की बात करें, एक ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से स्लीपर या चप्पल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। इसकी पूरी बॉडी में मल्टीपल नंबर ऑफ सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फूड के एक जगह से दूसरी जगह फूड को मूव कराने में थ्रू द साइटोफेरिंग्स, और इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करने में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखने को मिलता है हाइड्रा। हाइड्रा में टेंटिकल्स, यहाँ पे जो ना फ्लैजिला ना आपको सीलिया पैटर्न देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको टेंटेकल्स। टेंटेकल्स यूज किए जाते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने शिकार पकड़ने के लिए, और लोकोमोशन के लिए इनको यूज किया जाता है। हाइड्रा में टेंटेकल्स के यूज हो जाते हैं लोकोमोशन के लिए भी और शिकार को पकड़ने के लिए भी। लोकोमोशन रिक्वायर होता है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, किसकी? मस्कुलर, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, साथ में स्केलेटल मतलब हड्डियों के ढांचों का, और साथ में न्यूरल सिस्टम मतलब दिमाग। अगर हम नहीं सोच रहे हैं या कभी पैर रखना और पैर रखने के बाद दिमाग से सोचना कि अब हम पैर नहीं हिलाएंगे, तो क्या पैर अपने आप हिलेंगे? इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है न्यूरल सिस्टम का। यही मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू लेके जाते हैं और वही मोटर न्यूरॉन फर्दर मूवमेंट में हेल्प करती हैं मसल्स के। तो इनका तीनों का एक साथ कोऑर्डिनेट करना एक ही फैशन में, अल्टरनेटिव वे में, लोकोमोशन परफेक्ट पैटर्न पे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके हम मसल्स के बारे में और स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरल सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे कि किस तरह मसल पे इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी लार्ज स्केल में इसको हम पढ़ेंगे अलग से एक पूरा का पूरा सिस्टम, जहाँ पे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में मेंशन करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अबाउट द मसल्स। मसल्स टिश्यूज बने होते हैं, स्पेशली मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। मसल्स कैसी ओरिजिन होती हैं? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, याद रखना, पॉइंट्स अलग से मेंशन किए जाते हैं। फिर बात करते हैं 40 to 50% बॉडी का वेट मसल्स कैरी करती हैं ह्यूमन एडल्ट में। जैसे
100 किलो का बॉडी है एक पर्सन का। वैसे तो ज़्यादातर 100 केजी के बहुत कम एवरेज बॉडी मास देखने को मिलते हैं, बट किसी का लेट एज्यूम करते हैं एक 100 केजी मास की बॉडी देखने को मिली, तो उसमें से 40 टू 45 केजी सिर्फ अकेले किसका बना होगा? मसल का। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज़ काज करती हैं एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेड स्टेज, मतलब अब आगे हम तैयार हैं। कॉन्ट्रैलिटी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी कंडीशन देखने को मिलती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, ये रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसकी वजह से प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है, एक्सेंटेसिबिलिटी और साथ में इलास्टिसिटी, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है इनके नेचर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जैसे रबर होती है ना, रबर की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं और एज़ पर रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं ऑटोमेटिक पैटर्न पे। तो ये मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक्साइटेबिलिटी शोन करती हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी शोन करती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी शोन करती हैं और साथ में इलास्टिसिटी भी ये शोन करती हैं। फिर बात करते हैं बहुत सारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये पाई जाती हैं हार्ट में। हार्ट की मसल्स होती हैं ये कार्डियक मसल्स, ये प्रेजेंट होती हैं इन दी हार्ट। कुछ इस तरह से हार्ट के शेप पैटर्न आपको पता होंगे, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इनमें वेंट्रिकल्स और आरिकल्स के रीजन होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड पूरी डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस प्लेलिस्ट को आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे तो अवेलेबल होगा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिटेल वीडियो। अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तक के आने के नीड में चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स, ये असेंबल होती है ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल्स। ब्रांचिंग पैटर्न इनका देखने को मिलता है। क्लासेस या अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स की तो मेनली 3 पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं मसल्स के। पहला स्केलेटल, दूसरा विसरल और तीसरा कार्डियक। कार्डियक की बात करें तो हम यहीं पे अभी हार्ट की बात कर रहे थे, हार्ट में पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड हम टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके शेप के जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, उनमें जो पैटर्न्स आपको स्ट्राइप्स स्ट्रक्चर नज़र आती हैं वो सेम पैटर्न देखने को मिलती हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये भी स्ट्रिएटेड होती हैं। पूछा जाता है कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं कि स्ट्रेटेड होती हैं। किसकी तरह? स्केलेटल। जबकि स्केलेटल कैसी हैं? वॉलंटरी हैं। और ये वाली कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी। अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक एक मसल और होती है विसरल मसल, इसको नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इस पैटर्न पे नॉन स्ट्रेटेड के हिसाब से विसरल डिफर होती है। बाकी तीनों में से 2 स्ट्रेटेड पैटर्न की बात करते हैं। इनका अपीयरेंस देखने को मिलता है। रेगुलेशन, पहली स्केलेटल मसल, यानी कि जैसे हमारी हाथ है, हाथ को इधर से उधर मूव कराना है तो हम क्या अपने हिसाब से सोच विचार के चला सकते हैं। मसल्स ऑफ लिम्स, लिम्स हम बोलते हैं हाथ और पैर दोनों को मिला के लिम्स बोला जाता है। 2 हाथ आगे के और 2 पैर जो नीचे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट खड़े होते हैं इस वजह से। अदरवाइज हम किसी एनिमल की बात करें तो जो चारों दोनों आगे के हाथ और पीछे के पैर मिला के हम लिम्स बोलते हैं। वॉलंटरी रेगुलेशन देखने को मिलता है स्केलेटल मसल का। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वन विसरल, ये इनवॉलंटरी होती हैं। इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गन की, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें किडनी की, एलिमेंट्री कैनाल की, या लीवर की, या फिर हम पैंक्रियाज की बात करें तो ये सब विसरल ऑर्गन हैं जो अंदर पाए जाते हैं बॉडी के। तो उनकी जो अंदर की वॉल होती हैं, उनके जो मूवमेंट होते हैं वो नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल से होते हैं। इनवॉलंटरी होता है। हम सोच विचार के ये नहीं सोचते कि हमने अभी पानी पिया है तो यूरिन फिल्टर हो, क्योंकि वो ऑटोमेटेड पैटर्न होता है, इनवॉलंटरी होता है। कार्डियक भी इनवॉलंटरी होता है, बट विसरल और कार्डियक में एक अंतर होता है। विसरल मसल्स क्या हो जाती हैं? टायर्ड हो जाती हैं। ज़्यादा देर अगर काम करें तो थक जाती हैं। जैसे खाना खाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल की मसल होती हैं, ज़्यादा देर तक ज़्यादा ठूंसते रहोगे तो उनमें क्या दर्द जैसा होने लगेगा और एक समय बाद खुद खाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कार्डियक मसल के साथ ऐसा नहीं होता है। ये टायरलेस होती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं, क्योंकि अगर ये थक गई
तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाएगा, वो भी थक जाएगा। तो जीवन ना थके उसके लिए इस मसल्स की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स की और उसके टाइप पैटर्न की। स्केलेटल मसल्स को जब हम कट करके या क्रॉस सेक्शन वे में देखते हैं तो ये स्केलेटल मसल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं क्लोजली स्केलेटल कंपोनेंट के साथ, यानी कि हड्डियों के साथ। अंदर की तरफ हड्डियां पाई जाती हैं, देखा होगा आप लोगों ने हड्डी, और चारों तरफ जो स्केलेटल ढांचा होता है उसके चारों तरफ मसल्स आके अटैचमेंट शोन करती हैं। स्केलेटल मसल्स प्राइमरली यानी कि पहले से इन्वॉल्व या शुरुआत से इन्वॉल्व होती हैं किसमें, लोकोमोशन में और बॉडी के पोस्चर में, क्योंकि अगर मसल्स ना हो तो सिर्फ हमें हड्डियों का ढांचा दिखता है। देखते होगे जिन लोगों को कमजोरी या भुखमरी की जैसी कंडीशन होती है तो उनका सिर्फ ढांचा ही ढांचा नज़र आता है, मसल्स उनकी बॉडी में बहुत कम नज़र आती हैं। तो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए भी स्केलेटल मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स कुछ इस तरह से नज़र आती हैं, जब इनको हम कट आउट करते हैं तो एक छोटे छोटे डंठल पैटर्न पे नज़र आते हैं। ये अलग अलग हिस्सा होता है इनका। सबसे बड़ा हिस्सा जो देखने को मिलता है, ये मसल्स की बात कर रहे हैं, मसल्स के अंदर ये बड़ा हिस्सा हमें देखने को मिलता है फेसिकल्स या मसल्स के बंडल्स को अगर हम और अंदर से जाके देखते हैं तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इनके अंदर के जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे हिस्से में, इनको बोलते हैं हम सार्कोलेमा। सार्कोलेमा को जब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो इनको हम एक साथ मसल्स फाइबर या मसल्स बोलते हैं। ये यूनिट ऑफ मसल्स बोली जाती हैं, मसल फाइबर या मसल सेल्स को। ये सार्कोलेमा बंडल होता है। जैसे अगर हम एक गन्ने के बंडल की बात करें, गन्ने का एक पूरा का पूरा बंडल देखने को मिलेगा। गन्ने के कई सारे वहाँ पे स्टेम्स देखने को मिलेंगे, नोड्स और इंटरनोड्स। उनको जब हम एक गन्ने को कट करते हैं तो बहुत सारे फाइब्रस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उस फाइब्रस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे सार्कोलेमा नाम देते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। और अंदर की तरफ पूरे हिस्से को हम मसल फाइबर या मसल सेल्स बोलते हैं। और पूरा जो गन्ने का बंठल नज़र आता है या गन्ना नज़र आता है उसको हम क्या, फेसिकल्स या फिर मसल बंडल प्रोनाउंस करते हैं। कुछ इस तरह से हिस्से की बात करें तो मसल्स हमें देखने को मिलती हैं। स्केलेटल मसल्स ये बहुत सारे मसल्स फाइबर बंडल से या फिर फेसिकल से बनी होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, मेनी स्केलेटल मसल्स जुड़ के फेसिकल्स बनाती हैं और ये हेल्ड करती हैं फैसिया, यानी कि कॉलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती हैं। ये हम बात कर रहे हैं, इनके बहुत सारे मसल्स पैटर्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें आउटर की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसी सेल की, वैसे ही मसल की आउटर मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा का नाम देते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, उसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, सिंसाइटिनम, मतलब पॉलीन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। कई सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंस हो सकते हैं। फिर अंदर एक हिस्सा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसमें स्टोर देखने को मिलता है कैल्शियम आयन का। ये जो कैल्शियम आयन है इसके बहुत ज़्यादा रोल प्ले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयनिक फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन की बात करें तो हड्डियों के ढांचों के फॉर्मेशन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इस पैटर्न पे बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इसलिए जब ये टॉपिक में आएगा तो हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं टाइप्स की, तो जो टाइप्स ऑफ मसल्स देखने को मिलती हैं वो दो टाइप्स की देखने को मिलती हैं, मेजरली रेड और वाइट मसल्स। रेड मसल्स की बात करें तो इसमें मायोग्लोबिन की अधिकता देखने को मिलती है, रिच कंटेंट माइटोकांड्रिया भी देखने को मिलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्रीज पैटर्न पे, और रेस्पायरेशन मेनली क्या होता है यहाँ पे, एरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे पर्याप्त अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दूसरा पैटर्न देखने को मिलता है वाइट मसल्स की बात करें तो वाइट मसल्स में मायोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है, रेड वाले में अधिकता होगी, याद रखिएगा। माइटोकांड्रिया की भी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन का पैटर्न ज़्यादा देखने को हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें तो हर एक मसल जो फाइबर होते हैं इसके बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स या मायो
फिलामेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं। मायोफाइब्रिल्स और फिलामेंट हर एक फाइबर के पैरेलली अरेंज पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें मायोफिलामेंट के बारे में, तो जो मायोफिलामेंट और उनकी स्ट्रक्चर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की, उसके बारे में बात करते हैं। हर एक मायोफाइब्रिल डार्क और लाइट बैंड कैरी करता है। एक कलर कैसा देखने को मिलेगा आपको, लाइट कलर और एक डार्क कलर। किसकी वजह से, एक्टिन और मायोसिन की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग पैटर्न या बदलाव देखने को मिलता है। ये इस्टेब्लिश करता है स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, और इन्हीं की वजह से स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि बैंड्स या लाइन यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलती हैं, स्ट्राइप्स मतलब पट्टी जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यहाँ पे लाइट बैंड, यानी कि आई बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल आई बैंड या लाइट बैंड के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं आपको एक्टिन प्रोटीन की बात की जा रही है। तो दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक आपको एक्टिन और मायोसिन। लाइट कलर का यानी कि आई बैंड के नाम से जाना जाता है एक्टिन, ये थिन होता है, पतला होता है। तो एक्टिन बोलें या थिन बोलें, आपको दोनों पैटर्न के टर्म्स में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये हेल्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ जेड लाइन, जो बाइसेक्ट पैटर्न यानी कि बटे हुए हिस्से में आई बैंड के साथ देखने को मिलती हैं। प्रोटीन मेनली अगर हम बात करें तो एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलती है। इसका मोनोमर जो होता है ग्लोब्यूलर, और पॉलीमर स्ट्रक्चर फिलामेंटस देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्टाइल जी एक्टिन और एफ एक्टिन, पॉलीमर एफ एक्टिन है, मोनोमर जी एक्टिन है, ये टर्म याद रखना। ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे देखने को मिलती है, एक दूसरी प्रोटीन, और एक ट्रोपोनिन। तो टोटल 3 डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। एक्टिन प्रोटीन की बात करें तो ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो ये ग्रीन कलर की गेंद जैसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, क्वाइल्ड पैटर्न पे ये एक्टिन होती है। एफ एक्टिन के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अब इनके साथ 2 स्ट्रैंड ट्रोपोमायोसिन के भी लाई करते हैं, ट्रोपोमायोसिन के 2 स्ट्रैंड लाई करते हैं। और एक और पैटर्न देखने को मिलता है जहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन के टोटल 3 नंबर्स पाए जाते हैं। इनके पेयर्स कुछ इसी तरह से बनते हैं। टोटल 3 एटम एक साथ जुड़े हुए देखने को मिलते हैं प्रोटीन ऑफ ट्रोपोनिन के। ये स्ट्रक्चर होती है एक्टिन की। इनके फंक्शन कैसे होते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न की, तो टिपिकली एफ एक्टिन हेलिकली अरेंज देखने को मिलता है। ट्रोपोमाइसिन रन करता है क्लोज एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। रस्सी जैसी जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही थी ना, ये वाली, इसको हम ट्रोपोमायोसिन ही बोलते हैं। फिर बात करें ट्रोपोनिन की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल पे। कितने टोटल नंबर में, 3 के सेट्स में। जहाँ पे भी ये मिलेंगे टोटल 3 मॉलिक्यूल्स इसके एक साथ देखने को मिलेंगे। मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट यहाँ पे देखने को मिलती है मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। यहीं पे बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है स्पेशली कई सारे एक्टिन फिलामेंट पे, क्योंकि मायोसिन यहीं पे आके जुड़ता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट बात करें डार्क ए बैंड की, जो कि थिक नाम से जाना जाता है, ये मायोसिन होता है। एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन थिक एंड होता है, मायोसिन कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इसके सब यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मोनोमर देखने को मिलता है मेरोमाइसिन। मेरोमाइसिन 2 सब यूनिट्स में प्रेजेंट देखने को मिलता है। एक हेड मीरोमाइसिन HMM हैवी होता है, शॉर्ट आर्म होती है, ये बड़ा वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद एक टेल जैसा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये लाइट मीरोमाइसिन यानी कि LMM से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज टेल रिप्रेजेंटेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट, जो आउटवर्ड रेगुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट देखने को मिलता है एट एंगल ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमेराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, और इसको बोलते हैं हम क्रॉस आर्म। जब ये बाहर की तरफ से हिस्सा देखने को मिलता है, ये हेड रीजन है, इसके पास ATP बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, और इसके साथ एक्टिन बाइंडिंग साइट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो हिस्सा ये उठा हुआ नज़र आता है, इसको बोल देते हैं हम क्या, क्रॉस आर्म के नाम से मेंशन किया जाता है। फिर अगर हम आगे बात करें मैकेनिज्म की, ये प्रक्रिया कैसे चलती है,
जिसकी हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जैसे पैटर्न की बात करें तो मसल्स में ये हिस्सा आपको देखने को मिला कि ये एक्टिन वाले हिस्से थे, इनके पास रस्सियों की प्रेजेंस थी और साथ में ट्रोपोनिन 3-3 पेयर के साथ जुड़े हुए थे। अब इसके साथ आता है मायोसिन। मायोसिन का हिस्सा बड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, ये हेड HMM होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और इसके साथ ये जुड़ाव फेल करता है और उसके बाद इसके मूवमेंट होते हैं। तो इसी पूरे की पूरी कहानी को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस होता है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट्स की बात करें तो थिन कौन सा है? एक्टिन। एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करता है? थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन पे। तो थिन फिलामेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्टिन। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मायोसिन। तो मायोसिन और एक्टिन यहाँ पे मूवमेंट शोन करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये मैसेज लेके आती हैं कहाँ से? ब्रेन से। ब्रेन से मैसेज आता है और मसल्स फाइबर तक पहुँचता है। मसल्स फाइबर तक पहुँचता है, इसको बोलते हैं हम इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मोटर यूनिट। शुरुआत होती है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ से मैसेज आया है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू और ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, ACH के नाम से मेंशन करते हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होता है। इसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आता है किसके साथ? मसल्स के साथ जुड़ता है तो बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, क्योंकि मैसेज आया है किससे? मोटर न्यूरॉन्स से। और मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पे अटैच देखने को मिलेगी? मैसेज भेजेगी मसल्स को, और मसल्स के पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सार्कोलेमा क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ मसल है। ये काज करती है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। यहाँ पे वापस से जिक्र हो गया कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन रिलीज कर दिया जाता है किसमें? सार्कोप्लाज्म में, यानी कि मसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें। और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीड करता है कैल्शियम आयन के इंक्रीज सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन इंक्रीज कर जाता है। अब क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम आयन किसके साथ? ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट थी ये वाली ऊपर 3 नंबर में, इनके साथ कैल्शियम आके जुड़ जाता है और फिर इनको एक साथ लेके बाहर मूव कर जाता है। ट्रोपोनिन चेंज इन इट्स कन्फर्मेशन एंड अनमास्क एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन बॉन्डिंग के लिए अनमास्क्ड पैटर्न यहाँ पे तैयार कर देता है, जिसकी वजह से अनबाइंडिंग देखने को मिलती है। अब इनर्जाइज्ड मायोसिन, जिसमें मायोसिन से ADP और PI दैट मीन्स फॉस्फेट आयन रिमूव कर दिया जाता है। मायोसिन से बाइंड कर जाता है किसके साथ? एक्टिन के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी एनर्जेटिक है। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में बोले जाते हैं ATP, क्योंकि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट आयन मिलके ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। तो ये डाइफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट, दोनों में इतना ही अंतर देखने को मिलता है, इसलिए फॉस्फेट आयन के साथ एडअप है। मायोसिन पिगमेंट से ATP को रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एनर्जाइड मायोसिन बाइंड कर जाती है एक्टिन के साथ। अब यहाँ पे बनता है क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज की बात करें तो क्रॉस ब्रिज में इन्वॉल्वमेंट होते हैं एक्टिन, मायोसिन, और साथ में इसको अगर हम कंबाइंड पार्ट में जोड़ें तो ये होते हैं ATP। तो ATP, एक्टिन और मायोसिन तीनों जब वहाँ पे जिस जगह पे जुड़े हुए देखने को मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रॉस ब्रिज। अब यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, रिजल्ट देखने को मिलता है इसका, शॉर्टनिंग या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर देखने को मिलता है। जब एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं तो पुल करते हैं थिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट होता है जो मूव करता है, जिसकी वजह से Z लाइन में मूवमेंट होता है और आई बैंड की लेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लेंथ ऑफ A बैंड यहाँ पे रिटेन कर जाता है, वापस से जैसी कंडीशन में थी वैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये
कंडीशन आपको बैंड जो पैटर्न अभी बता रहे थे इसकी बात कर रहे थे, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये एक्टिन है और ये डार्क रेड वाले मायोसिन देखने को मिलते हैं। जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है उसको हम एच जोन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा सार्कोमियर बोला जाता है। यहाँ पे आई बैंड जो कैरी करते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो आई बैंड के पास हमें देखने को मिलते हैं इधर से आधे एक्टिन और इधर से आधे एक्टिन। तो आधे इधर आधे इधर, आधे आधे एक्टिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं आई बैंड के पास। ये बीच में जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम जेड लाइन। अगले स्टेप की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है एटीपी प्लस फॉस्फेट। ये रिलीज करता है किससे? मायोसिन हेड से। मायोसिन की हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, वहाँ से ये एटीपी रिलीज होते हैं। नया एटीपी उसके साथ बाइंड आउट करता है मायोसिन हेड के साथ। क्रॉस ब्रिज यहाँ पे क्या हो जाता है? अब टूट जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। तो अब क्रॉस ब्रिज को क्या हो जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। एटीपी हाइड्रोलाइज करता है मायोसिन हेड को। साइकिल फर्दर रिपीट होती रहती है, प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक कैल्शियम आयन पंप्ड नहीं वापस कर दिए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। जेड लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो जाती है? वापस से आ जाती है। फिर बात करें यहाँ पे टी ट्यूब्यूल एक्सटेंशन देखने को मिलता है सार्कोलेमा से, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस टी ट्यूब्यूल एक्सटेंशन की वजह से देखने को मिलता है, जो देखने को मिलते हैं फ्रॉम द सार्कोलेमा। रिपीटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स बार बार लीड करती है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर ज़्यादा वर्कआउट करते रहो और लगातार प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो पाए तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है मसल्स में। बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का, और इसकी वजह से जल्दी थकान लगने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से मसल्स क्या हो जाती हैं? कमज़ोर या वीकन फील करने लगती हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है। ग्लाइकोजन टूट के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लोब्यूलर हेड की बात करें तो ये एटीपीएज एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं एक्टिव पैटर्न पे, और बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एक्टिन के लिए ये एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है एटीपी के लिए ग्लोब्यूलर हेड रीजन में। थिन फिलामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे आइसोट्रॉपिक बैंड फॉर्म होता है माइनस में। फिलामेंटस पैटर्न की बात करें तो आई बैंड जो देखने को मिलता है दैट इज आइसोट्रॉपिक बैंड। एक्टिन देखने को मिलता है। थिक फिलामेंट की बात करें तो इसको ए बैंड या फिर एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। एक्टिन प्लस मायोसिन के कॉम्पोजिशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ए बैंड में क्या नज़र आता है? एक्टिन और मायोसिन। जैसे यहाँ पे देखो ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, दोनों के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है। ए बैंड एक्टिन, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? एन आइसोट्रॉपिक पैटर्न पे। और आइसोट्रॉपिक पैटर्न पे जो आई बैंड है, आई बैंड में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा होगा? एक्टिन नज़र आ रहा होगा। वो अलग बात है, आधा इधर और आधा इधर, लेकिन प्रेजेंस इसकी यही पैटर्न पे देखने को मिलती है। अरेंज यहाँ पे अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। यहाँ पे बात करें तो जो सार्कोमियर होता है, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स, एक ए बैंड और दो आधे आई बैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फंक्शनल यूनिट बिटवीन द टू जेड लाइंस। दो जेड लाइन की हम बात करें तो दो जेड लाइन कौन सी हैं? एक ये जेड लाइन और एक ये जेड लाइन। इसके बीच में बात करें तो ये पूरा हिस्सा हमें क्या देखने को मिलेगा? मायोसिन। और इधर से आधा किसका? एक्टिन का, और दूसरा आधा एक्टिन का। तो दो आधे आई बैंड और एक ए बैंड यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आई बैंड की बात करें तो ये हिस्सा आई बैंड का है और ये हिस्सा भी आई बैंड का है। तो एक आधे बैंड आई का इधर और एक आधा बैंड इधर, तो दो आधे आई बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है। यानी कि दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा सार्कोमियर होता है। एच जोन ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे सिर्फ
मायोसिन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये पूरी प्रोसेस होती है अटैचमेंट की पैटर्न की। मायोसिन हेड अटैच करता है एटीपीज़ के पैटर्न पे, इसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर से एडीपी यहाँ से रिमूव होती है, एनर्जेटिक पैटर्न देखने को मिलता है, इनका डिटैचमेंट होता है। और जब डिटैचमेंट होता है तो एटीपी बाइंडिंग साइट आती है, एटीपी यहाँ से वापस से आके जुड़ता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये फिर से एनर्जेटिक होता है और फिर ये प्रोसेस वापस से रिपीटेड पैटर्न पे चलने लगती है। तो मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। ये मसल्स के मूवमेंट के पैटर्न थे। जितने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हैं इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको क्वेश्चंस सब यहीं से देखने को मिल जाएं। तो अच्छे से इनको रिपीट करके तैयार कर लीजिएगा और नोट के फॉर्म में इनको अरेंज कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो आगे दोबारा से इनको पैटर्न पढ़ने में। अगर किसी तरह की समस्या लगती है तो इसको वीडियो को आप रिपीटेड पैटर्न पे फिर से देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है। सिग्निफिकेंट रोल प्ले देखने को मिलता है मूवमेंट में बाय दी बॉडी। फ्रेमवर्क 206 हड्डियों का होता है, कुछ कार्टिलेजेस पाई जाती हैं। प्रिंसिपल डिवीजन मेनली बात करें तो दो पार्ट में बटी होती है, एक होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक होती है एक्सियल स्केलेटन। 270 बोन्स पाई जाती है बेबी में, इन्फेंट में, जो नया बच्चा जन्म लेता है। धीरे धीरे ये बोन्स जो नंबर्स में ज़्यादा होती हैं ये ट्रांसफ्यूज कर जाती हैं, स्पेशली स्केलेटल मसल्स में। हम हेड रीजन की बात करें तो जो स्कल होता है उसकी बोन्स ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती हैं, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय ये रिक्वायरमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी। बाद में यही एक साथ जुड़ जाती हैं और फाइब्रस जॉइंट पैटर्न देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कोई भी मोशन हमारे स्कल में नहीं देखने को मिलता है। तो दो टाइप्स के हम यहाँ पे पैटर्न पढ़ेंगे, एक एपेंडिकुलर यानी कि हम बात करेंगे हाथ पैर की, दूसरा एक्सियल स्केलेटन मतलब मेन बॉडी के जो पैटर्न है एक्सियल सेंटर रीजन उनकी बात करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो टोटल बोन यहाँ पे कितनी पाई जाएंगी, 80 बोन, 80 बोन्स यहाँ पे पाई जाती हैं। बोन जो होती हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अलोंग मेन एक्सिस बॉडी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्टिब्रा की। सबसे पहली वर्टिब्रा एटलस होती है, ये आर्टिकुलेट करती है, जुड़ती है ऑक्सीपिटल कंडाइल। ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ ये हमें देखने को मिलती है। हम सबसे पहले वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं, ये स्केलेटन सिस्टम हमें देखने को मिलता है सबसे पहले ढांचे की। ये वाली जो हड्डी होती है स्पेशली सबसे ऊपर जो खोपड़ी के पीछे साइड में नज़र आती है, ये पीछे साइड में जो हड्डी नज़र आती है इसको बोलते हैं हम एटलस। वर्टिब्रल कॉलम की सबसे पहली हड्डी किस नाम से जानी जाएगी, एटलस के नाम से, और ये ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ आर्टिकुलेट करती है यानी कि आगे मूव करती है, जुड़ी हुई देखने को मिलती है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में। बाकी जो वर्टिब्रीज के पैटर्न देखने को मिलेंगे उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है मैमल्स टू मैमल्स, बट सर्वाइकल 1 टोटल 7 नंबर में हर किसी एनिमल्स में प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम न्यूरल कैनाल की, वर्टिब्रेट की, तो ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे स्पाइनल कार्ड पास आउट करता है। न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स में। ऐसी साइट जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है उसको बोलते हैं हम न्यूरल कैनाल। तो आइए बात करते हैं सीधे सीधे हम हड्डियों के रीजन की। हड्डियों के रीजन की बात करें तो हमारे पास बोन इंक्लूड देखने को मिलता है इन द क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, एक एथमॉइड और एक स्फिनॉइड, जबकि पैराइटल 2 और टेम्पोरल 2। तो पेयर के पैटर्न पे हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, पैराइटल और टेम्पोरल। बाकी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड और स्फिनॉइड ये सिंगल नंबर में पाई जाती हैं। इनका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा आर्टिकुलेट करती हैं सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बाय 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, यानी कि डाई कंडाइलिक स्कल हमारा देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। यह स्कल की हमें कुछ बोन्स नज़र आती हैं, ये क्रेनियम बोन होती हैं। सबसे पहले हिस्से की बात करें तो ये जो हिस्सा आगे की तरफ टकला नज़र आता है इसको हम फ्रंटल बोलते हैं। बगल कान की तरफ जो हिस्सा देखने को मिलता है दैट इज़ पैराइटल। उसके जस्ट नीचे बैक साइड का हिस्सा टेम्पोरल। तो कान हमारा किस रीजन में पाया जाता है, ये जो कलर आपको नज़र आ रहा होगा पिंक कलर का, ये पैराइटल रीजन होता है। उसके बाद बैक साइड का जोन जहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा आता है दैट इज़ टेम्पोरल रीजन, और ये बोन पाई जाती है एथमॉइड। एथमॉइड बोन्स हड्डियों का जो आँख का स्ट्रक्चर होता है इसके कॉर्नर एंड पे प्रेजेंस देखने को मिलती है।
नेक्स्ट बात करें स्फेनॉइड बोन्स की, तो स्फेनॉइड बोन्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, पेयर के पैटर्न पे ना होकर के सिंगल नंबर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन, बैक साइड में एक हिस्सा देखने को मिलेगा ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल का जो जोन होता है यहीं से जुड़ी हुई देखने को मिलती है एटलस, इसीलिए इसको हम ऑक्सीपिटल कंडाइल बोलते हैं। प्रेजेंस पैटर्न उन्हीं के देखने को मिलती हैं, पहली वर्टिब्रल कॉलम की वो बोन्स होती हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, फेशियल बोन्स, चेहरे की बोन, ये टोटल 14 नंबर में पाई जाती हैं। 2 नेज़ल बोन्स होती हैं, नाक को बना रही होती हैं। हम इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी नेज़ल बोन्स, ये वाली, ये नाक का हिस्सा हमारे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये नेज़ल बोन्स के नाम से मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट वन, मैंडिबल एंड मैक्सिला, ये जबड़े की बोन्स होती हैं। स्पेशली मैक्सिला की बात करें तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो ज़्यादा लाइट ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, और ये हिस्सा मैंडिबल, जिससे हम चबाते हैं, चीज़ों को मूव कराते हैं या बोल रहे हैं हम तो आवाज़ आ रही है उनके मूवमेंट की वजह से। 2 लैक्राइमल ग्लैंड पाई जाती हैं, अश्रु ग्रंथियाँ, जहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। रोने वाली ग्रंथियाँ यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती हैं, ये वाला हिस्सा जो ग्रीन या ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ये लैक्राइमल ग्लैंड बोली जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न की, तो जो पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है वो होता है हमें जाइगोमैटिक बोन्स की, ये भी 2 नंबर्स में पाई जाती हैं, और कुछ अलग बोन्स प्रेजेंट होती हैं टोटल 5 नंबर में। जैसे हम बात करें वोमर की, तो वोमर एक सिंगल नंबर में नेजल कैविटी के पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहीं पे कार्टिलेज पाए जाते हैं। इन्फीरियर नेजल कॉन्का की बात करें तो टोटल 2 नंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जाइगोमैटिक की बात करें तो ये भी पेयर के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। फिर हम बोन की बात करें तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन और नेजल अपर्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें हमारी आँख सिचुएटेड होती है, ये नेजल अपर्चर होता है। कोरोनल शटर इनके बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि ये इनकी वजह से आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम हाइड बोन्स की, हाइड बोन्स एक ही बोन पाई जाती है, यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, ये नेक रीजन के जस्ट पास प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी में यह पाया जाता है। हाइड बोन की बात करें, नेक्स्ट बात करें ईयर ऑजिकल्स की, यानी कि कान की हड्डियों की, तो ये कान के अंदर पाई जाती हैं। पेयर, क्योंकि 2 कान होते हैं तो दोनों तरफ एक मैलस, इनकस और स्टेप्स पाई जाती हैं, तो टोटल हमारे पास 2 मैलस, 2 इनकस और 2 स्टेप्स हो जाती हैं, यानी कि टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। मिडिल ईयर में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। मिडिल ईयर यानी कि हम बात कर रहे हैं कान की, हमारे कान में ये बाकी हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ईयर के बाद अगले बोन पैटर्न की, तो यहाँ पे जो बोन पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम। टोटल वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 26 नंबर ऑफ बोन्स पाई जाती हैं। डॉर्सल वर्टिब्री सीरियली पैटर्न पे, यानी कि सीरियल वाइज अरेंजमेंट देखने को मिलती हैं। सर्वाइकल की बात करें तो टोटल 7 नंबर, थोरैसिक 12 नंबर में, लंबर 5 नंबर में, सैक्रल बेसिकली 4 से 5 बोन्स का फ्यूज पैटर्न देखने को मिलता है, और कॉक्सिजियल यानी कि टेल बोन फ्यूज पैटर्न पे प्रेजेंट देखने को मिलती है। फिर स्टर्नम के नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक बोन देखने को मिलती है स्टर्नम। स्टर्नम बेसिकली चेस्ट बोन बोली जाती है, ये वाली जो बोन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। स्टर्नम बोन्स की बात करें तो ये एक फ्लैट बोन होती है वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स रीजन, हम नेक रीजन की बात करते हैं जहाँ से हम ट्रैकिया की शुरुआत देखते हैं, यानी कि सांस नाल की, वो कंडीशंस मिड लाइन में प्रेजेंस देखने को मिलती है वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ से। स्टर्नम चेस्ट फ्लैट पैटर्न पे देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनके वर्टिब्रल कॉलम्स की, तो ये मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं पूरे ट्रंक का, प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड को, क्योंकि स्पाइनल कार्ड इन्हीं के बीच में, ये जो स्पेस होता है न्यूरल कैनाल, उसी के बीच में स्पाइनल कार्ड लाई करता है, ताकि इनमें डैमेजेस पैटर्न ना देखने को मिले। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो रिब्स और मसल्स के बीच में बैक डायरेक्शन से ये अटैचमेंट शोन करते हैं। रिब्स और मसल्स को आपस में इन्हीं के सहारे जोड़ा जाता है। तो स्टर्नम पर आगे बढ़ते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल टोटल रीजन देखने को मिलते हैं। इधर रिब्स के फैसेट रीजन देखने को मिलते हैं, ये इनवर्टिब्रेट डिस्क पैटर्न देखने को मिलता है। फिर बात करें अगर हम रिब्स की, यानी कि ढांचों की, हड्डियों की, तो हड्डियों के जो ढांचे रिब्स के होते हैं ये टोटल 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रू रिब्स की। ट्रू रिब्स के टोटल नंबर्स जो देखने को मिलते हैं हमें वो होते हैं 7 पेयर्स, यानी कि टोटल 14 वर्टिब्रो स्टर्नल। ऐसी वर्टिब्री
एक साइड में किससे जुड़े होती हैं, वर्टिब्री से, और दूसरी टाइप्स में स्टर्नम से। स्टर्नम और वर्टिब्रल दोनों पैटर्न पे जुड़े होते हैं, इस वजह से अटैच ये डॉर्सली वर्टिब्री से और बाकी की तरफ फ्रंट की तरफ से किससे, स्टर्नम से जुड़े होते हैं। किसकी हेड से जुड़े होते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। जो ये ऑरेंज या वाइट कलर का जो हिस्सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम हाइलिन कार्टिलेज। इसके सहारे ये आपस में जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा पैटर्न होता है फॉल्स रिब्स। ये टोटल 3 पेयर्स में पाई जाती हैं। 7th के बाद 8th, 9th और 10th वर्टिब्री सीधे 7th नंबर ऑफ वर्टिब्री से सहारे जुड़ी होती हैं। डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, लेकिन ये 7th वर्टिब्री से प्रेजेंट होती हैं हाइलिन कार्टिलेज के साथ। 8 से 10 नंबर में पेयर के पैटर्न पे पाई जाती हैं। तो 8, 9 एंड 10th वर्टिब्री की बात करें तो ये टोटल 6 वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कंडीशन बोली जाती है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट 7th वर्टिब्री से जुड़ा होता है। ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। इसके पहले वाली स्टर्नल रीजन से जुड़े होते थे, इसलिए इसको हम वर्टिब्रो स्टर्नल नाम देते थे। नेक्स्ट बचती है हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स, जो तैर रही होती हैं। ये सिर्फ बैक डायरेक्शन से किससे जुड़ी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़ी होती हैं। ये टोटल नंबर्स की बात करें तो 2 पेयर में होती हैं, यानी कि टोटल 4 नंबर होती हैं। ये वेंट्रली कनेक्ट पैटर्न सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ नहीं सोन करती हैं। पीछे की साइड से ये जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं, किस पे, वर्टिब्रल कॉलम पे। अगर हम बात करें तो सभी रिब्स कैसी होती हैं, बाइसेफेलिक होती हैं, थिन फ्लैट बोन्स होती हैं, और इनके पास 2 आर्टिकुलेटिंग एंड देखने को मिलते हैं। डॉर्सा साइड में पीछे की तरफ रिब्स केज के साथ आगे की तरफ ये रिब्स केज बनाती हैं। रिब्स केज इक्वल होता है वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। मतलब टोटल जब कभी रिब्स केज का जिक्र आता है तो रिब्स केज में कौन कौन से बोन्स पाई जाती हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, दूसरा स्टर्नम होता है, और तीसरा रिब्स। यानी कि ये टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स एक साथ जुड़ी होती हैं। ये जो बोन्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। ये सातों सीधे सीधे जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं। ये पैटर्न जुड़ा हुआ देखने को मिलता है किससे, स्टर्नम से। उसके बाद हम बात करें 8वीं, 9वीं और 10वीं की, ये स्टर्नम से ना जुड़ करके उसी 7वीं रिब्स से जुड़ी होती हैं। लेकिन 11th और 12th की बोन्स की बात करें तो ये ऐसे फ्लैट पैटर्न पे टहल घूम रही होती हैं। ये किसी से आगे की तरफ से अटैचमेंट नहीं शोन करती हैं, पीछे की साइड से इनकी अटैचमेंट देखने को हमें मिल जाते हैं। ये रिब्स केज की एनाटॉमी स्ट्रक्चर थी। ये बाकी एनाटॉमी हमारी बॉडी की है। एक्सियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो टोटल बोन्स पढ़ी उनमें अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो ये 26 नंबर्स। 26 नंबर से पहले यहाँ पे बात करें तो 8 एंड 6 एंड 14, तो ये हो गया 20, 21 एंड 8, 29 बोन्स यहाँ पे हमने गिनी। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल 26 एंड 27, तो 29 एंड 27 काउंट करेंगे तो 9 एंड 7 6, और ये 56 नंबर्स ऑफ बोन हो गई यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें रिब्स केज की तो रिब्स केज के पैटर्न पे हमें बोन्स के पैटर्न टोटल देखने को मिलेंगे 24 और साथ में 56। तो 56 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगी हमारे पास 80 बोन्स। तो टोटल एक्सियल हमारी 80 बोन्स हो गई। या 80 बोन्स अलग पैटर्न पे हमें यहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी एक्सियल पोर्शन में हमारे पास ये खोपड़ी आई, रिब्स केज आया, वर्टिब्रल कॉलम आया। अब बचे हमारे पास हाथ और पैर। इनके हम पैटर्न की बात करते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां इनमें पाई जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन की, यानी कि टोटल बोन्स की। तो कितनी बोन्स होती हैं, ये टोटल 126 बोन्स पाई जाती हैं। कंसिस्ट करते हैं बोन्स ऑफ लिम्स की। तो लिम्स में एक हाथ की बात करें या एक पैर की, टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 30 बोन्स। और दोनों हाथ दोनों पैरों को मिला के टोटल लिम्स कितने हो गए, 4। तो 30 और 120 टोटल नंबर्स आ जाते हैं। और साथ में गर्डल रीजन में टोटल 6 बोन्स पाई जाती हैं। इसलिए टोटल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 126 नंबर ऑफ बोन्स पाई जाती हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले तो पेक्टोरल गर्डल और अपर आर्म की। अपर आर्म के पेक्टोरल गर्डल की रीजन की बात करें तो सबसे पहले ये नेक बोन, ये वाली बोन,
ये ऊपर से जो हड्डी फॉर्म कर रही होती है इसको बोलते हैं हम क्लैविकल या कॉलर बोन। ये हमारे कॉलर के रीजन में पाई जाती है। कॉलर बोन्स की प्रेजेंस की बात करें तो ये कितने नंबर्स हो जाते हैं, 2 नंबर कॉलर बोन के हो गए, क्लैविकल्स पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं स्कैपुला। स्कैपुला 2nd और 7th रिब्स के बीच में ये फ्लैट ट्रायंगुलर शेप की बोन पाई जाती है, इसको हम स्कैपुला बोलते हैं। ये हाफ ऑफ गर्डल फॉर्म करते हैं दोनों मिलके, कौन से, क्लैविकल बोन्स और स्कैपुला। ये फॉर्म करते हैं पेक्टोरल गर्डल। और टोटल स्कैपुला की बात करें तो एक आर में एक, तो दूसरे आर में कितनी हो जाती हैं, 2 स्कैपुला पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। इधर की बात करें पैर की, तो पैर के रीजन में ये हिस्सा होता है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के हम बात करें बोन्स की तो इलियम, प्यूबस और एस्चियम, इनके पार्ट, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में कॉक्सल बोन बोलते हैं। ये टोटल एक साइड में पाई जाएंगी तो दूसरी साइड में भी दूसरे नंबर में पाई जाएंगी। तो टोटल 2 बोन्स ये हो जाती हैं। तो 2 बोन्स ये हो गई, 2 आपके पास क्लैविकल्स हो गए और 2 स्कैपुला। तो कॉक्सल, स्कैपुला और क्लैविकल ये तीनों मिला के टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हो जाती हैं, 6 बोन्स। और पैरों में टोटल हम 30 बोन्स की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ह्यूमेरस से। ह्यूमरस हाथ की हड्डी, ये वाली, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। इसके टोटल 1 नंबर हो जाते हैं। ठीक इसी पैटर्न पे अब अगर बात करें इधर पैर की तरफ, तो पैर की तरफ फीमर पाई जाती है। फीमर के टोटल नंबर हो जाते हैं 1। थाई बोन भी इसको बोलते हैं। थाई बोन के बाद अगला हिस्सा देखने को मिलता है हमें रेडियस और अल्ना का हाथ में। बाहर की तरफ ये साइड जो देखने को मिलती है इसको हम रेडियस बोलते हैं। और ये टर्न पैटर्न पे अल्ना देखने को मिलती है। इसके टोटल नंबर्स की बात करें तो ये भी 2 नंबर में हो गई। सेम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टिबियो और फेबुला 2 नंबर्स में पाई जाती हैं। साथ में नी कैप, एक पटेला बोन पाई जाती है। नी कैप ये ट्रायंगुलर फ्लैट पैटर्न पे देखने को मिलती है, ये भी इसको बोलते हैं हम पटेला। ये पैर में पाई जाती है। तो एक पैर की हम बात कर रहे हैं, एक पैर में टोटल कितने नंबर होते हैं इसके, 1 नंबर। तो पैर की तरफ तो अभी तक कितनी बोन्स हो गई हैं, 4, और इधर की तरफ सिर्फ अभी केवल 3 बोन्स हुई हैं। आगे बात करते हैं क्या क्या इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। रेडियस और अल्ना के काउंट कर चुके हैं। अगले हिस्से की बात करें तो ये कलाइयों की जो बोन होती हैं, रिस्ट बोन, ये कार्पेल्स होती हैं, टोटल 8 नंबर में पाई जाती हैं। जबकि पैरों की तरफ एंकल रीजन में 2 बोन्स पाई जाती हैं, वो टार्सल होती हैं और ये टोटल 7 नंबर में पाई जाती हैं। इनसे जुड़ी हुई ये बोन्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स टोटल नंबर पे पाई जाती हैं 5। मेटाटार्सल की बात करें तो ये भी 5 नंबर में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आती हैं फिंगर्स, फेलेंजीज, डिस्टल, इंटरमीडिएट एंड प्रॉक्सिमल। ये टोटल 3 टाइप्स ऑफ देखने को मिलती हैं और एक उंगलियों में 3, तो बाकी उंगलियों में मिला के ये टोटल हो जाती हैं 12। और थंब में सिर्फ 2 नंबर्स पाए जाते हैं, इस वजह से टोटल खुद से काउंट कर सकते हैं। 3 जॉइंट्स होते हैं ना फिंगर में, इनको बोलते हैं फेलेंजीज। तो फेलेंजीज के नंबर्स 3 उंगलियों में, एक उंगली में कितने हो जाते हैं, 3, तो 2 उंगलियों में 6, 3 उंगलियों में 9 और 4 उंगलियों में ये मिला के हो जाते हैं 12 और अंगूठे में 2, तो ये टोटल नंबर हो जाती हैं 14। तो 14 इधर भी और 14 ही इधर भी, तो 14, 5 एंड 7 ये टोटल, और टिबियो फिबुला मिला के टोटल हमारे पास थी 4 बोन्स। तो 5 एंड 4 एंड 4, एक हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर्स प्रेजेंट देखने को मिले थी 7 नंबर में। तो टोटल 14 फेलेंजीज हो गई, 5, 4 नंबर वापस से आया था, 5 एंड 7 12 नंबर ये हो गए। तो 12 एंड 4 16 और 14 ये टोटल हो गए 30। इधर की बात करें तो 14, 5, 8 ये टोटल हमारे पास हो गए और टोटल 3 नंबर इधर से पूरा काउंट करेंगे तो ये भी आ जाएंगी 30। तो एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60। ठीक इसी तरह से एक पैर में 30 आए तो दूसरे पैर में कितने हो जाएंगे, 30, तो टोटल 60 और इधर से 60, तो 120 बोन ये हो गई। 2 आपकी देखने को मिली क्लैविकल की यानी कि कॉलर बोन की, 2 आपको देखने को मिले स्कैपुला के, और फिर 2 आपको कॉक्सल बोन के यानी कि इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस रीजन में। फिर ये टोटल आपकी 126 बोन्स हो जाती हैं। 126 बोन्स के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं गर्डल्स की। गर्डल क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं आर्टिकुलेशन में यानी कि जुड़ाव में। लिम्स के एक्सियल स्केलेटन के साथ इनका आपस में तालमेल या जुड़ाव कैसा होता है उसको ये हेल्प करते हैं। स्कैपुला की बात करें तो डॉर्सल साइड में ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, एलिवेटेड होती है, रिजेज या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है, एक्सपैंड करती है, एक्रोमियन प्रोसेस
प्रोसेस कैसी, यहाँ पे हम स्कैपुला की बात कर रहे हैं, यानी कि शोल्डर के पास जो पीछे की तरफ से नज़र आती है, इसमें ग्लेनोइड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेशन होता है क्लेविकल के साथ इधर ये जुड़ती हैं। एक्रोमियम प्रोसेस से ग्लेनोइड कैविटी स्कैपुला में आर्टिकुलेट करता है ह्यूमेरस के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे बनता है शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एसिटाबुलम स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। फ्यूजन होता है किसका, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 बोन का आर्टिकुलेट करती हैं फीमर के साथ टू फॉर्म हिप जॉइंट। ये हिप जॉइंट फॉर्म करती हैं। एसिटाबुलम कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस और ग्लेनोइड कैविटी है, सेम पैटर्न पे यहाँ पे पेल्विक गर्डल और एसिटाबुलम की प्रोसेस मेंशन की जाती है। 2 हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल, 2 आधे पेल्विक गर्डल मीट करते हैं वेंट्रली, यानी कि आगे की तरफ से प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर्म करते हैं, जो कंटेनिंग करते हैं फाइब्रस कार्टिलेज से बने होते हैं। ये चाइल्ड बर्थ के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस में, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट्स की, क्योंकि ये तो हड्डियाँ हो गई, हड्डियाँ हैं तो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी भी होती हैं, और अगर जुड़ी होंगी तो इनकी वजह से प्रॉपरली मूवमेंट हो जाता है। तो ये मूवमेंट किस पैटर्न ऑफ बेसिस पे होता है, जैसे दरवाजे की बात करें तो दरवाजे की एक फिक्स लिमिट होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक लिमिट तक मूव कर सकता है, उसके बाद उसके मूवमेंट नहीं देखने को मिलते हैं। बट जैसे हमारा हाथ है, हाथ हम पूरा का पूरा रोटेट करा लेते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं 360 डिग्री, किससे, शोल्डर रीजन से जब मूव करा रहे होते हैं। तो ये मूवमेंट, जैसे गर्दन की बात करें तो गर्दन हमारा एक 180 डिग्री तक ही मूव कर सकता है, इधर से इस शोल्डर तक हम नेक को ले जा सकते हैं, मैग्जिला को, और दूसरी डायरेक्शन में अपने मैग्जिला को सिर्फ इस पोजीशन तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट के बिहाफ पे अलग अलग जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उन जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। इसेंशियल ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। Point of contact between bones are bones and bones to cartilage. Points of contact between bone और bone या फिर bone और cartilage के, इनको हम joints बोलते हैं। फोर्स जो जनरेट होता है बाय द मसल्स, इसको यूज किया जाता है कैरी आउट करने के लिए मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, जहाँ पे जॉइंट एक्ट करता है एज एन फल्क्रम। जैसे ये जंक्शन पॉइंट हो गया, ये एक आर्म है, तो इस आर्म को पकड़ के इधर की से और इधर की तरफ मूव कराना है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये आर्म यहाँ से यहाँ तक जो पहुँच पा रही है, ये एक जंक्शन पॉइंट की वजह से पहुँच पा रही है। इसलिए जो जॉइंट्स होते हैं वो एज एन फल्क्रम वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, जो टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टाइप देखने को मिलता है फाइब्रस जॉइंट। बहुत ही डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से बोन्स ज्वाइंट की जाती हैं। इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, और ये पाई जाती हैं हमारे क्रैनियम में, यानी कि स्कल में। कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम सटर बोलते हैं। सटर फ्लैट स्कल बोन्स होती हैं, फ्यूज करती हैं एंड टू एंड, और सटर फॉर्म करती हैं। सिर्फ एक धागे लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती है इन क्रैनियम के पैटर्न्स पे। इतने ज़्यादा हार्ड जॉइंट होते हैं कि इनके में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के जुड़े होते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बजाय अगर हम फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट फॉर्म करते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज के बने होते हैं। लिमिटेड मूवमेंट होता है, मूवमेंट ना के बराबर ही होता है बट बहुत कम होता है। एडजेसेंट वर्टिब्रीज, वर्टिब्रल कॉलम्स आपस में जो जुड़े होते हैं, या फिर हम बात करें स्टर्नम के रीजन से रिब्स के जुड़ी होती हैं, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़ी होती हैं। ये जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, इसकी वजह से हम बेंड कर सकते हैं, झुक सकते हैं। नहीं तो अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जॉइंट होता डेंस फाइब्रस, तो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है जैसे ही हम थोड़ा सा झुकते। अगले पैटर्न की बात करें तो हम बात कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। साइनोवियल जॉइंट्स में फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं दो बोन्स के बीच में। ये कंसीडर किया जाता है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे जो मूवमेंट होते हैं उसमें हेल्प कौन करता है, साइनोवियल टाइप का जॉइंट्स। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कंधे के रीजन में। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। नी जॉइंट को बोलते हैं हिंज जॉइंट, सेम एज दरवाजे की तरह होता है। एटलस और एक्सिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम गर्दन दाएं से बाएं मूव कर पाते हैं, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट।
कार्पेल्स के बीच में। कार्पेल्स कहाँ पे? कलाइयों में। तो कलाइयों के जो मूवमेंट होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट के ही एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इनको भी हम मूव करा सकते हैं, ग्लाइड करा के एक बोन के ऊपर दूसरी मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, कार्पेल और मेटाकार्पेल्स ऑफ थंब में सैडल जॉइंट पैटर्न देखने को मिलता है, एक स्लिपरी पैटर्न ऑफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलता है। पावाट जॉइंट, इनके बीच में ह्यूमरस और फिर रेडियस एंड अल्ना के बीच में यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सैडल जॉइंट की बात करें तो सैडल जॉइंट हमें देखने को मिलते हैं किसके बीच में? थम्स के बीच में, कार्पेल और मेटाकार्पेल्स के बीच में। कंडाइल जॉइंट्स देखने को मिलते हैं हमें फैलेंजीज के बीच में। हिंज जॉइंट हमें यहाँ पे नी कैप पे देखने को मिल जाता है, और ग्लाइडिंग जॉइंट हमें कार्पेल्स एंड टार्सल्स रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ बीमारियां या डिसऑर्डर पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करें, एक डिजीज़ है मिस्थीनिया ग्रेविस, या पैरालिसिस की कंडीशन भी बोलते हैं इसको। यही पैरालिसिस की कंडीशन काज करती है। पैरालिसिस ये ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है। इसमें क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है, मतलब ब्रेन मसल तक मैसेज तो लाता है लेकिन जंक्शन ठीक से नहीं बन पाता है, तो इम्प्लांट नहीं हो पाता है मसल्स के थ्रू। फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस की कंडीशन काज होती है स्केलेटल मसल्स में, इनके काम फंक्शनेट करना बंद हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें तो एक और कंडीशन देखने को मिलती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जेनेटिक होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में देखने को मिलती है। इसमें देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? ख़त्म होती जाती हैं, और एट लीस्ट ये काज करते हैं डेथ। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, टिटैनी, टिटैनस के नाम से जाना जाता है इसको। वायरस काजिंग एक सिम्टम्स देखने को मिलता है जब बहुत कम अमाउंट ऑफ कैल्शियम बचता है बॉडी फ्लूइड में। रैपिड स्पाज्म देखने को मिलता है मसल्स में। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, पूरी मसल्स एकदम हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, उस केस में मूवमेंट बंद हो जाता है। ला जैकिंग डिजीज़ बोलते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है, खुलना बंद हो पाता, मतलब जबड़ा बंद हो जाता है, खुल नहीं पाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम टिटैनी। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एज रिलेटेड डिजीज़ है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन काज होते हैं। गाउट भी एक पैटर्न देखने को मिलता है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन जॉइंट्स में होते हैं। लेकिन अर्थराइटिस की बात करें तो ये साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से, साइनोवियल फ्लूइड क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, तब यहाँ पे अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो धीरे धीरे पोर, हड्डियाँ कमज़ोर होने की कंडीशंस को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। एज रिलेटेड पैटर्न देखने को मिलता है, डिक्रीज कर जाता है, बोन मास इंक्रीज होती हैं, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर के, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गाउट की कंडीशन में क्या होता है? यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जलन देखने को मिलती है। ये कंडीशन देखने को मिलती है रेमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में। रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इन्फ्लामेशन, पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन ये बैठे रहेंगे। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में भी दर्द फील होगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको दर्द फील नहीं होगा। स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, लेकिन यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस में जब मॉर्निंग में रिजिडनेस मसल्स की देखने को मिलती है वो सिर्फ 30 मिनट तक रहती है, 30 मिनट के अंदर ये करेक्शन देखने को मिलता है। सॉलन इन्फ्लामेबल साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलता है, इरोजन हो जाता है बोन्स का, हड्डियां धीरे धीरे कोरोड कर जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, सिमेट्रिकल, मतलब बॉडी के हर एक हिस्से में बराबर पैटर्न पे होगी। अगर दाहिने घुटने में दर्द हो रहा है तो बाएं साइड में भी दर्द देखने को मिलेगा इन द रेमेटॉइड अर्थराइटिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये एसिमेट्रिकल पैटर्न होता है। डीजनरेटिव डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून, मतलब अपने आप ये करेक्शन पैटर्न नहीं होता है। बोन एंड आपस में रगड़ खाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। तो ये थी कुछ कॉमन बीमारियाँ। लोकोमोशन और स्केलेटन सिस्टम के क्वेश्चंस, नीट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस सर्च करिएगा।
ट्राई कीजिएगा, अगर बुक है तो उनसे ट्राई कीजिएगा। आप पाएंगे जितने सारे टॉपिक अभी आपने पढ़े हैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हुए नज़र आने वाले हैं, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपको अपकमिंग एग्ज़ाम नीट में भी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। तो अच्छे से चैप्टर रिपीट कर लीजिएगा। अगर कुछ एक बार में नहीं समझ में आ रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है तो चैप्टर को रिपीट करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी के लिए इस सीरीज़ में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्त लोग जो आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम में, शेयर कर दीजिएगा उनके साथ ताकि उनको भी इसका रिपीटेड पैटर्न पे लाभ मिल सके।